साल 1911 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज द फिफ्थ के राज्याभिषेक के मौके पर दरबार सजाया गया था। फिर ब्रिटिश सम्राट और उनकी पत्नी रानी मैरी लाल किले से इस दरबार में शामिल होने के लिए निकलते हैं। लगभग हर राजकुमार, राजा और जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो सब इस दरबार में शामिल हुए थे और किंग जॉर्ज को राजा बनने की बधाई दे रहे थे। माहौल जश्न का था और हर ओर नगाड़े बज रहे थे। ठीक उसी वक्त लाल किले के पास जब शोर मच रहा था तब एक भिखारी अपने खराब पैर के साथ खुद को घसीटता हुआ शाहजहानाबाद की सड़कों पर भीख मांग रहा था। इस भिखारी का नाम था बहादुर शाह जफर। लेकिन भला एक बादशाह के नाम का भिखारी दिल्ली की सड़कों पर क्या कर रहा था? कौन था ये भिखारी? इसका मुगल बादशाह के साथ क्या संबंध था? और 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह के परिवार का क्या हुआ था? आज आपको पता चलेगा कि 1857 के विद्रोह के बाद मुगल परिवारों का क्या हुआ, उन्होंने कैसे अपना गुजारा किया और क्या आज भी मुगल खानदान का कोई वारिस जिंदा है। इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इतिहास बनाने के लिए इतिहास जानना भी जरूरी है। साल 1857 में भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का लंबा दौर खत्म होता है जब 20 सितंबर के दिन आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह से दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हालांकि बहादुर शाह जफर के बेटों ने सरेंडर नहीं किया था। एक दिन बाद यानी 21 सितंबर को एक लंबी बहस के बाद बादशाह के 3 शहजादों ने सरेंडर किया। ये लोग थे विद्रोही सेना के प्रमुख मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा मुगल के बेटे मिर्जा अबू बख्त। ये सभी के सभी दिल्ली में ही छुपे थे। फिर इन शहजादों को पकड़ लिया गया और अंग्रेजों ने तीनों को गोली से उड़ा दिया। यही नहीं, क्रूरता का आलम यह था कि अंग्रेजों ने चांदनी चौक के चौराहे पर इनकी बॉडीज को बिना कपड़ों के रख दिया। 4 दिनों तक ये सब यहीं पर रखे गए। इसके 4 दिन बाद यानी 27 सितंबर के दिन बाकी शहजादों को पकड़ने के लिए अंग्रेज इकट्ठा हुए। इस दिन 3 और शहजादे पकड़े गए, मिर्जा बख्तावर शाह, मिर्जा मेंदू और मिर्जा जवान बख्त। इन तीनों को भी बेरहमी से मार दिया गया। ये सब हो रहा था 1857 के गदर के गुस्से के कारण। अंग्रेज किसी को भी माफ करने के इरादे में नहीं थे। हालांकि फिर भी अंग्रेज मुगलों का पूरी तरीके से खात्मा नहीं कर पाए थे। जिस वक्त बहादुर शाह जफर के बेटों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था उसी वक्त उनके 2 बेटे मिर्जा अब्दुल्ला और मिर्जा क्वेश अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। एक सिख रिसालदार ने उन्हें हुमायूं के मकबरे से भगाने में मदद की जहां उन्हें कैद में रखा गया था। इसमें से मिर्जा क्वेश एक फकीर के वेश में उदयपुर पहुंचने में कामयाब हुए जहां एक महाराजा ने उन्हें शरण दी और सिर्फ 2 रुपये की रोज की सैलरी पर यानी महीने के 60 रुपए पर अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। दूसरी तरफ मिर्जा अब्दुल्ला ने गरीबी में अपनी पूरी जिंदगी टोक रियासत में बिताई। बहादुर शाह जफर के बाकी बेटों और रिश्तेदारों का हाल ये हुआ कि या तो उन्हें फांसी दे दी गई या काला पानी में लंबी सजा काटने के लिए भेज दिया गया। ख्वाजा हसन निजामी 20वीं सदी के एक महान निबंधकार हुए। उनकी बदौलत हम मुगलों के 1857 के बाद के इतिहास के बारे में इतनी डिटेल से जानते हैं। उन्होंने मुगल परिवार पर 20 से भी ज्यादा किताबें लिखी थी। इन्हीं किताबों में वो बताते हैं कि जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था तब उसी वक्त बहादुर शाह जफर की एक बेटी कुलसुम जमानी बेगम रातों रात अपने पति मिर्जा जियाउद्दीन और अपने बच्चों को लेकर लाल किले से निकल गई थी। जान बचाकर भागने वाली कुलसुम जमानी किसी तरह पहुंचती हैदराबाद जहां पर निजाम का राज हुआ करता था। हैदराबाद में जमानी चोरी छुपे रहा करती थी। इनके पति ने कुरान पढ़ाकर किसी तरह से अपना गुजर बसर किया। फिर हैदराबाद में जब अंग्रेजों का इम्पैक्ट बढ़ने लगा तो इन लोगों ने डर के साए में रहना शुरू कर दिया। ये अपने घरों से भी बाहर नहीं निकलते थे। इसी समय बहादुर शाह जफर के एक आध्यात्मिक गुरु काली मियां साहब चिश्ती के बेटों को जब ये पता चला तो उन्होंने कुछ पैसे देकर उन्हें हज यात्रा के लिए मक्का भेज दिया। फिर जब वो वापस आए तो ब्रिटिश सरकार ने उन पर दया दिखाई और महीने के 10 रुपए की मामूली पेंशन दी। इस तरह बहादुर शाह जफर की बेटी बुरी हालत में जिंदगी बिताने पर मजबूर हुई। ठीक ऐसे ही हसन निजामी की एक और काफी फेमस किताब है जिसका नाम है बेगमात के आंसू। इस किताब में उन्होंने बहादुर शाह जफर की पोती के साथ हुई बातचीत के बारे में लिखा है। इन पोती का नाम तो सुल्तान बानो, ये मिर्जा क्वेश की बेटी थी। वही मिर्जा क्वेश जो अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलने में कामयाब हुए थे और उदयपुर पहुंच गए थे। बाद में अंग्रेजों ने सुल्तान बानो के बारे में जानकर उन्हें भी 5 रुपए की पेंशन देना शुरू कर दी जिससे वो उनके परिवार का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। ये सब सुनकर दोस्तों मुझे बहादुर शाह जफर का एक कहा हुआ सेंटेंस याद आता है जो काफी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि मेरे पूर्वजों ने ताकत और खौफ के दम पर हिंदुस्तान पर शासन किया, अब यही काम दूसरे करेंगे। उस समय तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि मुगल बादशाहों का हाल इतना बुरा होगा। वीडियो की शुरुआत में मैं जिस भिखारी की कहानी आपको सुना रहा था वो भी एक मुगल खानदान से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। वो खुद को बहादुर शाह जफर कहते थे मगर असल में उनका नाम था मिर्जा नासिरुल मुल्क। क्रांति के तुरंत बाद वो भी अंग्रेजों से बचते हुए अपनी बहन के साथ शाहजहानाबाद में एक व्यापारी के घर में नौकरी कर रहे थे। ये बहादुर शाह जफर के पोते थे। बेगमात के आंसू किताब में इनका भी जिक्र मिलता है।
हालांकि बाद में जब ब्रिटिश सरकार ने मुगल शहजादों और शहजादियों के लिए 5 रुपए की हर महीने की पेंशन तय की तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब हुआ ये कि जल्दी पेंशन खत्म हो गई और ये भी कर्ज के मारे डूब गए। आगे चलकर नसीरुल मुल्क की हालत इतनी खराब हो गई कि उनका एक पैर खराब हो गया और वो दिल्ली में जो कुछ लोग थे जो उन्हें जानते थे वो उनको भीख देने लगे और उनके झोले में कुछ सिक्के डालने लगे। ठीक ऐसे ही बहादुर शाह जफर की बेटी कुरैशिया बेगम का बेटा भी शाहजहानाबाद की सड़कों पर भीख मांग रहा था। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर के पोते जिनको साहिब आलम मिर्जा कमर सुल्तान बहादुर के नाम से जाना जाता था, उन्हें भी अंग्रेजों की वजह से भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। सुल्तान बहादुर को अपनी मुगलिया शान इतनी प्यारी थी कि वो रात में ही भीख मांगते थे। उन्हें रास्ते में भीख मांगते हुए शर्म आती थी। इसकी वजह ये थी कि जब वो सड़कों पर घूमते थे तो मुगल सत्ता का नाम जुड़ा होने की वजह से लोग उन्हें सलाम किया करते थे। अब लोग सलामी के लिए झुकते, लेकिन कमर सुल्तान के पास कोई साख नहीं बची थी, जिसकी वजह से उन्हें ये सलामी मजाक लगती थी। हसन निजामी ये भी बताते हैं कि मिर्जा कमर सुल्तान ने हमेशा से भीख भी मांगी तो राजाओं की तरह मांगी। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, बल्कि हमेशा चिल्लाते हुए सड़कों पर गुजरते थे कि या अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मैं अपने लिए सामान खरीद सकूं। इस तरह दोस्तों मुगलों का खानदान जो कभी आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक अपनी हुकूमत चलाता था, वो मुगल खानदान आज सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर था। दुनिया की सबसे अमीर मुगलिया सल्तनत 1857 के बाद बुरी तरह से बिखर चुकी थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुगल खानदान अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो भी आप गलत हैं। आज भी मुगल सल्तनत की एक वारिस या यूं कहे कि उनका एक वंशज जिंदा है और इनका नाम सुल्ताना बेगम है। 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश शासन ने बहादुर शाह जफर को भारत से निर्वासित किया तो उन्हें और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को रंगून यानी म्यांमार की जेल में भेज दिया गया। 1862 में वहीं पर बहादुर शाह जफर की मौत हो गई और फिर उनके परिवार के लोगों को छोड़ दिया गया। इसके बाद उनके परिवार ने देश के दूसरे हिस्सों में भटकते हुए जिंदगी गुजारी और आखिरकार बंगाल में जाकर शरण ली। अब बात करें सुल्ताना बेगम की तो वो बहादुर शाह जफर के परपोते मिर्जा मोहम्मद बदर बख्त की पत्नी है। उनकी संपत्तियों में मिर्जा मोहम्मद बदर बख्त के साथ उनकी शादी के अभिलेख शामिल है, जो भारत के अंतिम मुगल शासक के परपोते माने जाते हैं। इस बात को होम मिनिस्ट्री भी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि साल 1980 तक उन्हें 400 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन मिल रही थी, जो आज के टाइम पर बढ़कर 6000 हो गई है। सुल्ताना बेगम ने अपने कई इंटरव्यू में बताया कि पति की मृत्यु के बाद उन्होंने चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी की है और चाय की दुकान पर भी उन्होंने काम किया है। आज के टाइम पर वो 70 से 71 साल की हो चुकी है और कोलकाता में मौजूद झुग्गी झोपड़ी में अपनी जिंदगी बसर कर रही है। इन्होंने ही लाल किले पर अपना दावा करते हुए केस भी किया था कि लाल किले पर उनका हक है, क्योंकि वो मुगल सत्ता की वारिस है। हालांकि अब ये बात आई गई हो गई है और जो मौजूदा बात है वो ये कि कभी देश के अजीम ओहदों पर रहने वाले मुगल 1857 के बाद दर बदर भटकने को मजबूर हो गए। दोस्तों यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है, मुगलों के ये जो हालात है वो इनके अय्याश हरकतों और बेफिजूल खर्चों की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि आखिरी मुगल बादशाहों ने ये सारी हरकतें नहीं की थी, मगर आज जो मुगलों के वंशज भीख मांगने पर मजबूर हो गए, इसकी मेन वजह मुगलों का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। जिन राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए और उनकी गुलामी एक्सेप्ट कर ली, आज उनकी औलादे शाही महलों में रह रही है, लग्जरी गाड़ियों में घूम रही है और बेशुमार दौलतों की मालिक है। मगर जिस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए 1857 के विद्रोह को लीड किया और अपना पूरा खानदान दांव पर लगा दिया, उनकी औलादे आज दर बदर भटकने पर मजबूर है। अब वो दौर तो नहीं रहा जब क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा जाता है। अब तो हमारा देश आजाद हो चुका है और इस देश की आजादी में जिसने भी अंग्रेजों से लड़कर खून बहाया है, वो सब इस देश के शहीद और क्रांतिकारी है। और इस हिसाब से उनकी औलादों का इतना हक तो बनता ही है कि वो शाही नहीं बल्कि नॉर्मल इज्जत से बड़ी जिंदगी तो गुजार सके। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजीद वीडियोस का सिलसिला जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।